हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ श्री अमिकर आदित्य जी हैं, जिन्होंने अभी दिसंबर 2024 की यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में नेट नहीं जेआरएफ को क्लियर किया है। ठीक है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में जेआरएफ को क्लियर किया है। इतना ही नहीं, ये हमारे 2017 से 2022 तक के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहपाठी हैं। और इन्होंने जब सीएनएलयू की एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसको इन्होंने टॉप किया था, राइट। इस नोट के साथ, अच्छा हाँ, ये चीज तो और बताना मैं भूल गया कि इन्होंने बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स था उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इनके आए हुए थे। झारखंड जुडिशियल सर्विस के का जो प्रीलिम्स हुआ अभी, जिसका भी मेंस होना बाकी है, उसमें भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इनके हैं। तो इनका क्या अप्रोच, क्या यूनिक अप्रोच रहता है कि कभी भी प्रीलिम्स यानी एमसीक्यू बेस्ड की जो भी परीक्षा होती है उसको, उसमें कैसे टॉप नॉच स्कोर करते हैं, ये इन सब बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इनसे जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज ये यूज करते हैं, और ये अपने आप को थ्रू आउट दिस जर्नी कैसे मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि सबके जीवन में सेटबैक्स आते हैं। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। हमारे जीवन में तो मतलब 24 घंटे काम ही रहता है, वो मेरा अलग केस है। लेकिन नॉर्मल उसमें सबके जीवन में कुछ ना कुछ सेटबैक्स आते रहते हैं, काम होते रहते हैं। उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद भी अमिकर आदित्य ने इतनी शानदार सफलता हासिल की। पहली बार, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने जेआरएफ को क्लियर किया है पूरे सीएनएलयू में। सीएनएलयू का मतलब होता है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना में स्थित है। पूरे सीएनएलयू में कोई भी इनके बैच से कोई जेआरएफ नहीं क्लियर किया है। ये इकलौते ऐसे इंसान है जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है। तो हम लोग स्वागत करते हैं अमिकर आदित्य जी का। अमिकर जी, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए और शुरू कीजिए अपने बात। अमिकर आदित्य। थैंक यू वेरी मच कृपा शंकर पांडे। अ, और जितने भी छात्र अभी ज्वाइन किए हैं, लीगल नैरेटिव से जुड़े हुए हैं, उन सभी का इस इंटरैक्टिव सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक यूजीसी नेट की बात है, तो एज सच टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विथ यू गाइस, क्या मेरी आवाज ऑडिबल है आप सभी लोगों को? हाँ, एकदम एकदम सब बहुत बढ़िया आ रहा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विथ यू गाइस, मैंने यूजीसी नेट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन तो नहीं किया था। मैंने अपना अप्रोच जो है, जैसा कि कृपा शंकर पांडे ने बताया, जैसे हम लोग जुडिशियल सर्विसेज की ऑलरेडी तैयारी करते रहे हैं। और मैंने एक बार यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक फुल फ्लेज तैयारी कर रखा है, सन 2022 से 2023 तक। तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की यूजीसी नेट के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। मैंने जनरली जो है ओवरलैपिंग पोर्शंस पे ज्यादा ध्यान दिया जो जुडिशियल सर्विसेज का है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यूजीसी नेट में जो लॉ के पोर्शंस है वो काफी हद तक ओवरलैप करते हैं। जैसे जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, या सेबी में असिस्टेंट लीगल मैनेजर का एग्जाम हुआ, या आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो क्लर्क या कम रिसर्चर का जो एग्जाम होता है, या कोल इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर लीगल ट्रेनिंग का एग्जाम जो होता है। तो इन तमाम जो एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत सारे पोर्शंस जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप एक नॉर्मल प्रिपरेशन तैयार करिए, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, जो इंटरसेक्टिंग सिलेबस है उनका, और जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उनका। और जहां तक यूजीसी नेट में कुछ जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आप जितना ज्यादा हो सके पीवाई क्यूज को देखिए। और पीवाई क्यूज में पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीवाई क्यूज देखने से आपको ये पता चलेगा कि उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पीवाई क्यूज को जितना हो सके उतना सॉल्व करिए। और पीवाई क्यूज से आपको एरियाज डिटरमाइन होंगे, और उसके बेसिस पर आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, और कॉन्सेप्ट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और फिर एनालाइज करिए। तो मेरा मतलब ये यही आप लोगों को एक क्लियर गाइडेंस रहेगा कि आप कोशिश करिए कि आप अपना एक थॉट प्रोसेस बनाइए, कि थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। और आप 3R का फॉर्मूला याद रखिए, जो जो मैंने अपने लाइफ में हमेशा आजमाया है। ये 3R का फॉर्मूला है कि रीड, रिवाइज एंड रिपीट।
इसका कोई ऑप्शन नहीं है। रीड, रिवाइज एंड रिपीट। आप पढ़िए और उसको रिवाइज करिए और फिर इस क्रम को रोटेट करिए, इस क्रम को फिर रिपीट करिए। तो इससे क्या होगा कि रिपीटिशन से आपकी और ज्यादा जो है वो नॉलेज बढ़ेगी और आप उतने ज्यादा कंठस्थ और श्योर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, जैसा कृपाशंकर पांडे ने मुझे बताया, तो कृपा शंकर पांडे ने ये कहा कि जैसे मैं प्रीलिम्स कैसे इतना आसानी से क्वालिफाई कर लेता हूँ। देखिए, आप सबसे बड़ा थिंकिंग आपके पास ये होनी चाहिए कि प्रीलिम्स और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स एग्जामिनेशंस होते हैं, इन सभी में ऑप्शंस सब एकदम आपके सामने होते हैं, आंसर्स भी एकदम आपके सामने होते हैं। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आप चीजों को बस एक बार या दो बार भी पढ़े हुए हैं। तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्टिव मेमोरी आएगा, जिससे आप आंसर्स को एकदम विद श्योरिटी देख पाएंगे कि हाँ यही आंसर होगा। क्योंकि प्रीलिम्स में आपके ऑप्शंस जो है एकदम सामने होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं। तो इस तरह का आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में यही है कि ऑप्शंस और आंसर सब आपके सामने होते हैं, बस आपको एक करेक्ट आंसर उसमें से सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं। तो यही है। ये पीवाई क्यूज को आप एनालाइज करिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके पढ़िए। और पीवाई क्यूज से वही आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप एरियाज को भी टच अपॉन कर पाइएगा अच्छे से, और एक आपके माइंड में एक ब्रॉडर आउटलाइन डेवलप हो जाएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। और जहां तक बात है, मैंने अभी हाल फिलहाल में लीगल नैरेटिव का जो कृपाशंकर पांडे ने मुझे भेजा था, हाल फिलहाल में मैंने सारे जो इनके नोट्स हैं वो देखे, और जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस देखे, तो काफी हद तक उनमें चीजों को कवर करके रखा गया है। ये मैंने देखा है, अभी हाल फिलहाल में ये मैंने एनालाइज किया है। और जो इस बार के, जहां तक के एग्जाम की बात है, जैसे इस बार के एग्जाम में जैसे मैंने जो कुछ एनालाइज किया है, जैसे इस बार के एग्जाम में पेपर वन में जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के टोटल 10 क्वेश्चंस थे। तो अगर, और टोटल क्वेश्चंस दो थे, तो अगर आप इनमें से एक को भी सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके 5 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसी प्रकार का था कि अगर आप उसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपके 5 के 5 आंसर्स, 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली पेपर टू में जो है आपके टोटल 10 या 15 क्वेश्चंस जो थे वो पैराग्राफ बेस्ड थे। उसमें उसमें जनरली 2 पैराग्राफ्स दिए गए थे और उसी पैराग्राफ पर बेस्ड 5-5 क्वेश्चंस जो होते थे वो है इसमें। तो इस तरीके से, और जहां तक मैथ्स का सवाल है, तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे परसेंटेज से, सीक्वेंसेस एंड सीरीज से, टाइम एंड वर्क से, अरिथमेटिक मीन से, समेशन से। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप 10th लेवल तक आप पढ़ते ही हैं, तो उसको बस केवल ब्रश अप कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। पेपर टू में बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल नॉलेज वाले थे, तो आप कोशिश करिए कि आप जो है फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखिए, उनको रिवाइज करिए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड थे, जैसे अगर आपका बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं तो उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्ट में क्या है, कैसे है, उसको आपको केवल अरेंज करना है। तो सब आंसर्स आपके सामने रहते हैं, बस आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये आपको सेट करना रहता है। तो ये मैं एक ब्रॉडर आउटलाइन जो है मैं आपको इसी पर दे रहा हूँ। और जहां तक बात है, ये जैसे मैंने भी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर में। जैसे एक सबसे बड़ा सिली मिस्टेक जो मैंने किया था वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही रिलेटेड था। जैसे पेपर वन में एक क्वेश्चन आया था कि ये लॉन्चिंग, जैसे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, इसके बाद आपका ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन चारों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन द मैटर ऑफ देयर लॉन्च, मतलब कब वो लॉन्च हुए थे, कब वो इंटरनेट की दुनिया में आए थे, इसको आपको अरेंज करना था। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे पहले फेसबुक लॉन्च हुआ, उसके बाद ट्विटर, उसके बाद व्हाट्सएप, उसके बाद इंस्टाग्राम। तो ये ऑर्डर आपका करेक्ट है। जबकि मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो इस वजह से मेरा ये जो है क्वेश्चन गलत हो गया। इसको मैंने व्हाट्सएप को सबसे लास्ट में किया और इंस्टाग्राम को उससे पहले। तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिली मिस्टेक सभी से हो जाते हैं।
और एक इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन जिसमें मैंने सिली मिस्टेक किया था कि व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच एंड इंग्लिश, जबकि मैं ऑप्शन में फ्रेंच स्पेनिश एंड इंग्लिश करके आया था। तो ये भी एक छोटा सा सिली मिस्टेक है। तो इस तरीके के ये घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं। और आप अगर आपको किसी भी ये अगर ऑप्शन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप अटेम्प्ट करिए। आपका पहले तो सबसे पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए, यूजीसी नेट का आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहली बात आप ध्यान में रखिए कि आपको जो है पूरा पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप चांसेस ले सकते हैं और आप तुक्के लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई रिस्क नहीं है। और आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें पहले बार में ही जो आपको आते हैं। तो एक बार आप जो है गो थ्रो करिए सारे पूरे पेपर का, और उसी दौरान आपको जैसे ही एक अंदर से एक इंस्टिंक्ट आएगी कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो आप तुरंत उसको ऑप्शन टिक करके सेव कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़ जाइए। आपका यही अप्रोच जो है आपको दूसरे के ऊपर एज देगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी मुझे मिले कि पेपर बहुत लेंथी था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं पेपर 1 में ही फंसा रह गया। तो इस तरह के अप्रोच से आप बच के रहिए। आप एक बार गो थ्रो करिए, कम से कम आपका 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें आप मिनिमम 3 बार उस पेपर को ये आप गो थ्रो कर सकते हैं, मिनिमम 3 बार आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे आता है मैं वो सॉल्व करूं, क्योंकि मैथ्स के कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फंसा देते हैं, और जो है बच्चे उसी में सोचते रह जाते हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो उस तरह के अप्रोच से एकदम बच के रहना है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो आपको हमेशा ये डिटरमाइन करना है कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं उनको मैं पहले कर लूंगा, उसके बाद जो सेकंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शंस का डाउट है। जनरली पेपर 2 और पेपर 1 के जो ये लॉ के पेपर में और ये इसमें पेपर 1 में मैथ्स को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको डाउट है तो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। मैथ्स के क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो सबसे लास्ट में सॉल्व करने का कोशिश करिए, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाया था। क्योंकि अगर मैथ्स आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो देन गो फॉर द मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो इस वजह से मैंने तो अपना यही तरीका अपनाया था। तो ये आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपको आते हैं, फिर इसके बाद आप मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यही है मेरा स्ट्रेटेजी। इवन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में भी मैं यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। चाहे वो पेपर जैसे बिहार जुडिशरी और उत्तर प्रदेश जुडिशरी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका जीके जीएस होता है, और पेपर 2 जो है आपका लॉ का होता है। तो उसमें भी आप यही स्ट्रेटेजी अपनाइए कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको एकदम आते हैं, आपको वो देखते ही लग जाएगा कि हाँ इसमें यही आंसर होगा, मुझे ये आता है, मैं इसी को करूंगा। तो मैं सबसे पहला यही करता था कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं मैं सबसे पहले उनको करके बैठ जाता था। इससे ये होता था कि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता था कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब बाकी बच गए, उनको उनको मैं रिमेनिंग टाइम में कर लूंगा। जहां तक कि जीके जीएस की सवाल है, तो जीके जीएस के लिए मैं कंपटीशन इन फोकस अरिहंत की एक आती है, वो डेली मैगजीन है, और आपका प्रतियोगिता दर्पण, ये काफी स्टैंडर्ड मैगजीन है जो आते रहते हैं। डिग्री की और बात आपका नहीं हो लीगल रही है अभी। क्या बात है बताइए। जुडिशरी जुडिशरी की भी बात नहीं हो रही है अभी, नेट जेआरएफ की बात हो रही है। हाँ हाँ, नेट जेआरएफ में भी जो कुछ चीजें जैसे जीके जीएस के पोर्शंस जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं, तो उसको आप मतलब मैगजीन्स के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने तो जैसे आपको क्लियरली बता ही दिया था कि मैं कोई स्पेशलाइज्ड तैयारी तो नहीं कर रहा था। तो मैंने मतलब अपना अप्रोच यही रखा, बहुत सिंपल अप्रोच रखा कि जो भी ओवरलैपिंग पोर्शन है उस पे मैं उसको फिर ब्रश अप करूंगा, रिवाइज करूंगा, और जो स्पेशलाइज्ड पोर्शंस है उनको मैं पीवाई क्यूज के थ्रू सॉल्व करूंगा, और उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा किताबों से देख लूंगा, थोड़ा सा नोट्स वगैरह से देख लूंगा, और उनको ऐसे सॉल्व कर लूंगा। तो आपका अप्रोच क्वेश्चन क्वेश्चन से टारगेट होना चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड टारगेट से होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन से अगर आप टारगेट करिएगा तो आप ज्यादा, जैसे आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट है, आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो अब आप ये सोचिए कि आपके पास क्या इतना समय है कि क्या आप उनको फिर से पूरा सिलेबस पढ़िएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़िएगा? बिल्कुल नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन से टारगेट करिए चीजों को, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट टारगेट करिए, और फिर उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ लीजिए।
तो ये आपका तरीका होना चाहिए। केसेस का भी जैसे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट में इस बार का क्वेश्चन आया था कि माइनर से रिलेटेड केसेस को जो है आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए। तो इसमें सबसे पहले मोहरी बीवी वर्सेस ये धर्मोदास घोष होगा, फिर इसके बाद लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त होगा। तो ऐसे करके आप जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के पीवाई क्यूज में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप उसको पहले पीवाई क्यूज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करिए, और अपने जो भी आप ये आपका लीगल नैरेटिव जिससे आप जुड़े हुए हैं ये आपको प्रोवाइड करेंगे। जितना भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सके आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनके एक्सप्लेनेशंस देखिए और उससे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो मेरा आपको यही क्लियर गाइडेंस होगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आपसे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर अब टू यू अगर कृपा। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो अमिकर आदित्य से अभी के अभी पूछ सकता है, कोई भी डाउट, किसी को भी कुछ भी पूछना हो। सर करंट अफेयर्स जो आए थे वो पिछले 1 साल के आए थे कि उससे भी पुराने आए हुए थे? आप प्रीति देखिए फिर से अपना क्वेश्चन बेटा रिपीट करो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो करंट अफेयर आए थे, तो प्रीति, जो करंट अफेयर सर लैग करिए क्या वॉइस? मेरी आवाज क्या आप लोगों को आ रही है? ओके। मैंने आपके क्वेश्चंस को सुन लिया है कि आपने आपने यही पूछा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले 1 साल के आए थे या नहीं आए थे। तो देखिए इसमें कोई ऐसा टाइम लिमिट तो नहीं ये होता है। जैसे कई बार पिछले जो अवार्ड्स जो दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या ये किनको मिला है, कभी हो सकता है ऐसा भी होता है कि वो पहले का कोई नोबेल प्राइज हो। जैसे अभी लास्ट जो नोबेल प्राइज वो शायद जो किसी इंडियन को मिला है वो शायद कैलाश सत्यार्थी को ही मिला है। अभी शायद लेटेस्ट शायद मुझे नहीं लगता है किसी को मिला है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको जिनको आपको पढ़ना ही होगा। तो आप या तो आप इसको पीवाईक्यू से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे इनका कोई सेट पैटर्न मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है। तो कुछ आपको रिस्क लेना होगा। और करंट अफेयर्स से तो आपको क्वेश्चंस आते ही हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको जनरल ज्योग्राफी या डिजास्टर मैनेजमेंट इस टाइप से, या कुछ ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ नए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया हुआ है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। तो ये सब चीजें हैं। फिर आपके नए नए जो वायरसेस आ रहे हैं, नए नए जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आप इनको मतलब ध्यान में रखिए हमेशा, और फोकस करिए कि आप आपके आपके ये आपके जहन में ये रहे। न्यूज़पेपर्स में आप उससे पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर्स पर आप पिछले 1 ईयर का फोकस कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है, 1 ईयर का ही स्टैंडर्ड होता है। उससे पहले के करंट अफेयर्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। बट जो इंडिया से रिलेवेंट जो चीजें हैं, जैसे वही मैंने कैलाश सत्यार्थी का शायद एग्जांपल दिया है, तो उसको आप जरूर माइंड में रखिए, क्योंकि वो एक मतलब एवरग्रीन क्वेश्चंस टाइप के हो जाते हैं। तो उस टाइप से वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर किसी को पूछना है तो पूछिए। सर ये मैथ्स वाले क्वेश्चन किस लेवल तक के आते हैं? मैथ्स वाले क्वेश्चंस जनरली क्लास 8 और मैक्सिमम 10th लेवल तक के आते हैं। उसमें आपको कुछ स्पेशली नहीं करना है, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ 10th तक क्लियर ही होगा। आपको बस उसको केवल रिवाइज कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। और मैथ्स पर देखिए, मैथ्स सबसे ज्यादा ट्रिकी पेपर होता है, इसलिए क्योंकि वो आपका कम से कम 2 उसमें कैलकुलेशन होता है। तो आपको वो मैनुअली करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो और ये चीजें दूसरे क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो आप मैथ्स को कोशिश करिए कि उसको उसको थोड़ा बाद में करिए, जब आपका बाकी सब चीजें क्लियर हो जाए तो उसको आप लास्ट में करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने यही तरीका आजमाया था। और मुझे मालूम था कि मैथ्स जो है कैलकुलेटिव बेस्ड होता है। हाँ, ये बात है कि डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप कर लीजिएगा तो उससे आप एक क्वेश्चन से 5 से 10 क्वेश्चन से आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो आप उसमें 8th और मैक्सिमम 10th लेवल तक के ही क्वेश्चंस आते हैं।
और ज्योमेट्री से जनरली क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो आपका अलजेब्रा से ही क्वेश्चंस होता है। और परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और मैंने जो कुछ नोट किए हैं, अरिथमेटिक मीन और सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये और समेशन, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। पीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको कोई स्पेशलाइज्ड इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसको बस सॉल्व करिए। एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का, सीक्वेंसेस एंड सीरीज सॉल्व करते हैं आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व करते हैं वो, फिर आपका परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इसके बस बेसिक बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको बस आपको रिवाइज कर लेना है। बहुत इजी है, आप कर लीजिएगा। लेकिन ये अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। इसको आप कोशिश करिए कि इसको आप लास्ट में रखें, जब जब आपका बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो आप इसको लास्ट में रखें। और अगर नहीं आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले भी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। आप अपने पास कॉपी पेन रख लीजिए और किताब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अपने टाइमिंग नोट करिए कि आप कितने देर में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर वो टाइम एफिशिएंट हो रहा है तो तब तो ठीक है। अगर वो टाइम एफिशिएंट नहीं है, अगर वो आपको 2 से 3 मिनट लग रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको लास्ट में सॉल्व करें। सर, क्या पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस बनाना जरूरी है, या पेपर 2 को ज्यादा फोकस करें, पेपर 1 को लेस? देखिए ये क्वेश्चन, देखिए वेटेज के हिसाब से तो पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है, ऐसा आपको पता है। वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पेपर 2 पे कमांड होना चाहिए। बट पेपर 1 भी बहुत जरूरी है, उसमें भी 50 क्वेश्चंस, 1/1 वो भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। 2/3 आपका पोर्शन जो है वो आपका पेपर 2 होता है, और पेपर 1 जो है 1/3 होता है। तो ऑफकोर्स आपका आपका बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच रहने से ये होगा कि अगर आपको मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चंस पेपर 2 में कम लगे, पेपर 1 में ज्यादा लगे। जैसे मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूँ मेरा। जैसे मेरे जो है टोटल 70 क्वेश्चंस ये पेपर 1 में सही थे, और 34 क्वेश्चंस पेपर, सॉरी, 70 क्वेश्चंस पेपर 2 में सही थे 100 में, आउट ऑफ 100, और 34 पेपर 1 में। तो आप सोच लीजिए कि मतलब अगर अगर वो 34 सही नहीं होते उतने, तो मेरा पेपर 2 मेरा बैलेंस नहीं कर पाता उतना। तो पेपर 1 ने थोड़ा बैलेंस किया मेरे स्कोर को, और इस वजह से मेरे टोटल स्कोर 208 आए। तो टोटल मेरे 104 क्वेश्चन सही हुए, 70 + 34। तो ऑफ कोर्स पेपर 1 का भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप कोशिश करिए कि आप दोनों पर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। और पेपर 2 तो आपका वो कंफर्ट जोन है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें एज तो ऑफ कोर्स मिलना ही चाहिए। और ये अगर आपका बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा तो बेटर रहेगा, काफी बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछो किसी को अगर पूछना हो। सर, ये जेआरएफ करने के बाद सर स्कोप क्या क्या होता है सर? मतलब सिर्फ टीचिंग के लिए ही जेआरएफ किया जाता है, या फिर इसके अलावा भी कोई बेनिफिट होगा जेआरएफ करने का, मतलब अगर क्लियर हो जाता है तो? देखिए जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पीएचडी एंड रिसर्च करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जेआरएफ में आपको गवर्नमेंट के तरफ से रिसर्च करने के लिए फंड प्रोवाइड किए जाते हैं पर मंथ। शायद मुझे उसका एग्जैक्ट फंड का बाइफर्केशन नहीं पता है, बट इट इज अबव 40,000, 40 या 42,000, वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। आपको पर मंथ इतना अलाउंस मिलता है जेआरएफ करने के लिए। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको रिसर्च पर्पस के लिए, और आप पीएचडी करते हुए, मतलब आप जो है ये तो आपका फंड्स हो गया जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है। और इससे आप एक डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की आप डिग्री होल्डर बन जाते हैं। और इसके बाद अगला स्कोप आपका होता है एज अ प्रोफेसर कहीं ज्वाइन कर लेना। तो आप इस दौरान जो है आप एकेडमिक फील्ड में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। किसी आप लॉ यूनिवर्सिटी में आप एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग ऑफ कोर्स इंटरव्यू। तो ये आपका एकेडमिक करियर के लिए आपके पोर्टल्स खुल जाते हैं इस पीएचडी कोर्स के करने के बाद।
आपके लेक्चररशिप में ये लेक्चररशिप बनने के लिए ये काफी बेनिफिशियल होता है, आप अगर पीएचडी या नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। हाँ, और अगर पीएचडी किए हुए हैं तो आपको पे हाइक भी मिलता है जुडिशरी वगैरह में। ठीक है निधि, अगला ओके। क्वेश्चन। ओके सर। अगला क्वेश्चन पूछना, पूछो कोई। सर पेपर 2 का क्वेश्चन का लेवल क्या जुडिशरी लेवल का होता है या उससे थोड़ा कम? देखिए पेपर 2 का ऐसे तो मतलब उसको कुछ ऐसे कह नहीं सकते कि उसका जुडिशरी लेवल का है कि नहीं, लेकिन वो मतलब जनरली बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। जैसे आप किसी केस को अरेंज कर दीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मारबरी वर्सेस मेडिसन या वेडनेसबरी प्रिंसिपल जो है किस चीज का टेस्ट है, तो वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, और ये मतलब सिंपलटन क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं होते हैं। जुडिशरी, अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको कोई स्पेशलाइज तैयारी करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, यूजीसी नेट के लिए। आप बस अपने कॉन्सेप्ट को ही ब्रश अप करते रहिए, उसी को आप रिवाइज करते रहिए, तो आपका ऑटोमेटिकली चीजें कवर हो जाएंगी। इसके लिए इसलिए मैंने आपको बताया कि आप एक से मल्टीपल टारगेट, एक प्रिपरेशन से मल्टीपल टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जैसे ओवरलैपिंग होता है, जुडिशरी का एग्जाम हो गया, या सेबी का जो असिस्टेंट लीगल मैनेजर का एग्जाम होता है, सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप का एग्जाम होता है, कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम होता है, बैंकिंग सेक्टर में भी ये लीगल कंसल्टेंट या लीगल ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं जो आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट होते हैं। और तो इन सभी में मतलब ओवरलैपिंग पोर्शंस जो है लॉ के काफी कुछ हद तक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, और आपके आईपीसी, ये सब जो है ओवरलैपिंग पोर्शन है। तो आप इनको जो है आप जो है एक एक प्रिपरेशन से आप जैसे अगर आप लीगल नैरेटिव के थ्रू जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस एक प्रिपरेशन के थ्रू आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस के डोमेन को आप कवर कर सकते हैं, और उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो स्पेसिफाइड पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पीवाई की उसके थ्रू आप उसको क्वेश्चन से टारगेट करिए, कॉन्सेप्ट एरिया को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा है आपके लिए उस एग्जाम में, तो उसको आप क्वेश्चन के थ्रू टारगेट करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो आपका ओवरलैपिंग पोर्शन है उससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, थैंक यू किसी सर। को अगर पूछना हो तो पूछो। अमन त्रिपाठी। नमस्कार सर, कृपा भैया आपको भी नमस्कार। ये एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा मैंने सुना भी और लोगों से कि केसेस ज्यादा आते हैं या केसेस के ईयर वगैरह पूछे जाते हैं, क्या कुछ ऐसा भी है लॉ क्वेश्चंस में या क्या रहता है सर? आप अपना अनुभव बताइए। जी हाँ बिल्कुल। ये नमस्कार पहले तो अमन त्रिपाठी जी को। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये केस जो है किस ईयर में डिसाइड हुआ था। अगर वो बहुत लैंडमार्क केस है, तो जैसे मान के चलिए कि केशवानंद भारती का केस बहुत लैंडमार्क है, तो उसका ऐसे आपको दे देगा 1971, 1972, 1973, 1974, ऐसे 1 2 3 4 दे देगा। तो आपको जो बहुत लैंडमार्क केसेस हैं उनके ईयर आप एक बारी पढ़िएगा, आपके सामने वो ऑब्वियसली स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा सारा ऑप्शन, तो आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि ये 1973 में डिसाइड हुआ था। तो कुछ क्वेश्चंस में जो बहुत ही लैंडमार्क होते हैं, जैसे मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास, ये जो केस है बहुत ही लैंडमार्क केस है। तो ऐसे लैंडमार्क केसेस जो है, ए गोपालन का केस है वो 1950 में डिसाइड हुआ था। एसआर बोमई का केस 1994 में डिसाइड हुआ था। तो ये जो बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं, तो इनका हो सकता है आपसे ईयर पूछ ले, या अब मैंने जैसे बताया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको केसेस अरेंज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इंद्री बेरूपारी, फिर आपका इसके बाद गोलकनाथ आया, फिर इसके बाद केशवानंद भारती आया। ये 4 केसेस आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गए। तो जो बहुत ही लैंडमार्क केसेस है, जो आप ऑब्वियसली पढ़ रखे हैं, आपको पता है, आपका इंस्टिंक्ट अंदर से ये कहता है कि नहीं, मैं ये क्वेश्चन, मैं सारी ये केसेस पढ़ रखा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि अरे हाँ यार, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। और जनरली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो मैचिंग वाले क्वेश्चन थे,
मैचिंग वाले की आपको फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल को मैच करना था। तो अगर उसमें से अगर आपका एक भी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से उस मैचिंग वाले चीजों को आप एलिमिनेशन मेथड से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बहुत इजी होता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है मतलब वो मैचिंग करने वाले थे। तो एक भी अगर आपका ऑप्शन उसमें से सही है तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जा रहे थे। मैंने तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बार का एग्जाम का यही था। मतलब कम से कम ऐसे ऐसे कम से कम 15-20 क्वेश्चंस थे जिसमें मैच करने वाले शायद क्वेश्चन थे वो पेपर 2 में। तो वो अगर अगर आपका एक भी ऑप्शन मैच कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली मैं उसको सॉल्व कर ले रहा था इजिली। इसी वजह से मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा इजिली कर पाया इस एग्जामिनेशन के लिए ये करेक्ट आंसर। और कोई क्वेश्चन? अमन, सूरज, यशस्विनी, अनुकूल, प्रीति, कोई भी? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अभी केस लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हमारा इंक्लिनेशन हमेशा लैंडमार्क केसेस की तरफ होना चाहिए या फिर रीसेंट केसेस को भी हमें देखना पड़ेगा? और अगर देखना है रीसेंट केसेस तो हम किन सोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं? देखिए जनरली तो ये ट्रेंड होता है कि लैंडमार्क केसेस ही पूछे जाएं, बट हो सकता है कि अगर कोई जैसा कोई अगर कोई बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आ गया रिसेंटली, तो वो हो सकता है आपसे पूछ ले। जैसे अभी रिसेंट लैंडमार्क केस में जैसे फेडरलिज्म पर आया है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लालटा प्रसाद वैस का क्वेश्चन। तो ये मतलब न्यूज में आपको आते रहेंगे ऐसे इस तरह के लैंडमार्क ये केसेस आते रहेंगे। नवम रेबिया का केस जो है वो भी फेडरलिज्म और गवर्नर पर अभी 2016 में शायद आया हुआ था। तो ये काफी लैंडमार्क केसेस था जिस पर डिस्कशंस होते रहते हैं। रिसेंट केस में केएस पुत्तास्वामी जो 2017 का है वो बार बार पूछता है। कॉमन कॉज का केस बार बार पूछता है। अरुणा रामचंद्र शानबाग वाला केस बार बार पूछता है। तो हो सकता है कि गाहे बगाहे वो एक दो क्वेश्चन जो है आपसे रिसेंट का पूछ ले जो बहुत लैंडमार्क है, जो बहुत ही विवादों में रहा है या बहुत उस पर ये फोकस आया। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो आप उसको एक बारी आप पढ़ लीजिए, उसको उसको आप ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे आपके ये आप कोई जर्नल अगर आप फॉलो करते हैं लॉ के तो उस जर्नल से आप देख लीजिए। या आपके कोचिंग वाले ही जैसे लीगल नैरेटिव की टीम जो है आपको हेल्प कर पाएगी आपके रिसेंट केसेस में जो लैंडमार्क केसेस है। जैसे जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर कभी कभार जो है रिसेंट केसेस आते रहते हैं। तो हो सकता है कि ये जो है कोचिंग के थ्रू आप रिसेंट केसेस पर फोकस कर सकते हैं। बट जनरली ट्रेंड तो यही रहता है कि लैंडमार्क केसेस आपसे पूछे जाए, क्योंकि लैंडमार्क केस जो है आपका वो बेस तैयार करता है, वो आपका बेस का टेस्ट होता है। तो बेस का टेस्ट ज्यादा जरूरी होता है कि आपके फाउंडेशंस कैसे हैं, आपका लीगल एक्यूमेन लीगल नॉलेज कैसा है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। रिसेंट केसेस जो है आपके लैंडमार्क केसेस अगर नहीं है तो वो नहीं पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये मेरा अपना अनुमान है। बाकी अगर अगर कुछ इससे एबरेशन इससे इतर अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जो है अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप उसके लिए भी तैयार रहिए। बट बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि नहीं मैं एक ही चीज पर लगे रहूंगा। उससे ये होगा कि आपका जो फाउंडेशन है फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। तो आप फाउंडेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आप अच्छा कर जाइएगा। और आपका थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे बस पढ़ाई जैसे एक आदत आदत हो जानी चाहिए। वो मेरा आदत वो दैट इज पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी उस तरीके का होना चाहिए आपके साथ कि हाँ मैं पढ़ पाऊँ। मैं डेली पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, मेरा पढ़े बिना मन नहीं लग रहा है। जैसे आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर एक आदत होती है, चाय की एक आदत होती है। तो आपका पढ़ना भी एक आदत होना चाहिए, वो आपका पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होना चाहिए। तो आप अगर आपका पढ़ना पर्सनालिटी है तो फिर वो आपको रिसेंट केसेस भी कवर करने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। आपको कोई भी जो है स्पेशलाइज्ड फोकस नहीं करना है, बहुत ही जनरल तैयारी करनी है और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो पूछिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर ये गुड आफ्टरनून। आरएफ में डिफरेंट क्या होता है? पार्डन मी, प्लीज क्वेश्चन को रिपीट करिए।
हेलो। हाँ बताइए बताइए, मैं आपकी क्वेश्चन नहीं सुन पाया क्लियरली। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि नेट और जीआरएफ में डिफरेंट क्या होता है? ओके, जो जीआरएफ जो होता है, जैसे जीआरएफ और नेट नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट जीआरएफ जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। वो टॉप 6% ऑफ द नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होते हैं, जैसे एक थ्रेश होल्ड रखा जाता है, उस थ्रेश होल्ड के अबव जितने भी लोग होते हैं उनको नेट क्वालिफाइड माना जाता है। तो वो जो थ्रेश होल्ड या कट ऑफ जो होता है उसके अबव जितने भी लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं, उसका जो 6% जो लोग होते हैं नेट क्वालिफाइड लोगों के, उनके टॉप 6% लोगों को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन सब का मिला करके जो उनके टॉप 6% होते हैं, वो टॉप 6% को जेआरएफ का कट ऑफ बना दिया जाता है। तो जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक अलावेंस दिया जाता है, फंडिंग किया जाता है, ताकि वो अपना कोई रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सके पीएचडी थीसिस के लिए अपने। वो जो है सरकार की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है फंड, ताकि आप एक पीएचडी थीसिस किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करके बना सकें। और ये आप पीएचडी किसी न किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हैं। तो नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। आप ये नेट, केवल नेट क्वालिफाई करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाइएगा अप्लाई करने के लिए, और पीएचडी करने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाइएगा। बट केवल नेट क्वालिफाई करने पर आपको फंडिंग नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से। और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको फंडिंग मिलेगी और आप अपना पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब ले सकते हैं। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में आइएगा तो आप फिर रिसर्च वर्क नहीं कर पाइएगा, तो वो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है पीएचडी करना प्रेफर करते हैं, ताकि उनको फंडिंग मिलता रहे सरकार की तरफ से उनके रिसर्च वर्क करने के लिए। और नेट में जो आप रिसर्च वर्क करिएगा वो आपका खुद का इनपुट होगा, खुद के आपके कैपिटल लगेंगे, और ये मनी लगेगा। तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट आप केवल उससे पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। किसी को अगर और कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो बंद किया जाए। सर इस बार आपने पेपर दिया, क्या न्यू लॉस पूछे गए या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया या ओल्ड ही रहा? मुझे लगता है शायद इक्का दुक्का क्वेश्चंस जो है वो शायद नए लॉ से आए थे, मैं क्लियरली नहीं अभी मुझे रिकॉल हो रहा है। बट एक बार मैं पीवाई क्यूज देख करके आपको बता सकता हूँ, अगर कोई और सेशन रखा जाए तो उसमें अगर ये नहीं, तो अगर आप, सबसे बेटर तरीका ये है कि आप जो भी फाइनल आंसर की है रिलीज हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिए, यूजीसी नेट के वेबसाइट पर है। शायद शायद हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चंस होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर भी, बट वो पार्ट ऑफ द सिलेबस था शायद, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि सबके डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर किसी का अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं, और अमिकर आदित्य जी को भी छोड़ते हैं, जाके अपना चाय पानी पिए कुछ। अमिकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर पांडे, और आपके इस लीगल नैरेटिव के थ्रू आप एजुकेशन के सेक्टर में आप नई ऊंचाइयों को छुए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छा करें, किसी भी फील्ड में जाएं आप उसमें टॉप करें, और अपने टीचर का, अपने अपने पेरेंट्स का, सबका नाम बढ़ाएं, और ये सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू अमिकर।